So let me welcome you all to the most informative and interesting biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. So today we are going to learn about mechanism of breathing, how actually we take the air in and how actually we give the air out. So that we are going to learn in today's class. So this is lecture number 2 on the topic breathing and exchange of gases. I hope you all remember what all things we have learned up to now. है ना? तो उसको जल्दी से एक बार रिकैप कर लोगे क्या? एक बार ट्राई करके देखो, हो जाएगा. एक बार रिकॉल करो. ट्राई रिकॉल करो. क्या क्या पढ़ा था अभी तक? क्या पढ़ा था? इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन हमें पढ़ना है ना, इस चैप्टर में. फिर एटमॉस्फेयर से कैसे हमें एयर लेना होता है और उस एयर से कैसे हमारे पास ऑक्सीजन जाता है एंड वो धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल से होके कहाँ जाता है? टिश्यूज, सेल्स वगैरह में जाएगा. ये सेल आपका क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये फिर से ब्लड में जाएगा और ये ब्लड से फिर क्या होगा? CO2. फिर से किस में जाएगा? यहाँ पे आपका एल्वियोलाई होता है. एल्वियोलाई से होके फिर से बाहर एयर में चला जाएगा. दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? आप हवा लेते हो, उस हवा को एल्वियोलाई डिफरेंशिएट कर देगा कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए भाई, ऑक्सीजन दे दे. वो ऑक्सीजन आपका ब्लड में चला जाएगा क्योंकि ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में. वो ब्लड आपका टिश्यूज तक लेके चला जाएगा. उन टिश्यूज और सेल्स में क्या होगा? ऑक्सीजन को यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करेंगे. ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में जाएगा. वो ब्लड फिर से उसको कहां पर लेके आएगा? एल्वियोलाई, जहां पे उसको CO2 देना पड़ेगा एंड ये CO2 फिर से आपके नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर आ जाएगा. है ना? ये ओवरऑल मैकेनिज्म है. ठीक है. इसको करने के लिए अगर एयर को अंदर लेते हो तो इंस्पिरेशन बोलते हो, CO2 को बाहर करते हो तो एक्सपीरेशन बोलते हो. है ना? और क्या सीखा था बताओ, इसमें ही रिकॉल कर लेते हैं. और क्या चीजें सीखी थी हमने? हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या है, जल्दी बताओ. हु विल टेल अस? हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी. क्या है हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट? क्या है हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट? मैंने कंफ्यूज कर दिया ना द वे आई आस्क्ड द क्वेश्चन, है ना? तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. हीम क्या है, ग्लोबिन क्या है. ग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं. कितने अमाइनो एसिड होते हैं अल्फा बीटा में? टोटल कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? हीम में कितने पोरफायरिन रिंग होते हैं? बीच में आयरन होता है. ये सारी चीजें हमने सीखी. फिर एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सीखा था. इसका और भी एक नाम है, बताओ क्या नाम था? क्या नाम था इसका? बोर्स कर्व. क्योंकि बोर ने दिया था तो इसको हम बोर कर्व भी बोलते हैं. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. इसमें हमने सीखा था कि ग्राफ का नेचर कैसा होता है. नुमान ने आंसर दे चुका है पहले से. सिग्मोइड, मतलब एस का शेप, है ना? इसको जो एस वाला शेप मिलता है वो कौन से कंडीशन में मिलता है? नेचुरल में मिलता है या फिर
आर्टिफिशियल वाले में मिलता है, नेचुरल कंडीशन में मिलता है, राइट। फिर हमने सीखा था ये जो ग्राफ मिलती है हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन होता है, एलोस्टेरिक टाइप की होती है कि नहीं होती है सोचो, या कोऑपरेटिव होती है कि नहीं। अगर होती है तो यस पे क्लिक कर देना। होती है ना, मैंने बताया था जब एक ऑक्सीजन बाइंड होगा तो आराम से रहेगा वो, ठीक है ठीक है। फिर वो दूसरे से और फास्ट होगा, दो जब बाइंड हो जाएगा तो वो और ज्यादा उसकी तलब रहेगी तीसरे ऑक्सीजन के लिए, चौथे ऑक्सीजन के लिए, समझे। तो वैसा है, उस तरह के फेनोमेनन को हम एलोस्टेरिक कोऑपरेटिव प्रोसेस बोलेंगे। फिर था कि जब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाए, 50% मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकते, तो 50% मतलब एक हीमोग्लोबिन में 2 ऑक्सीजन बाइंड हो चुका है। उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा उसको क्या बोलोगे, P50 बोलोगे। एकदम अमेजिंग, यू विल कॉल इट एज P50, राइट, या बोर 50 वैल्यू, है ना। फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, आपका ब्रीदिंग से रिलेटेड कुछ भी हो, एवरीथिंग विल हैपन किसके बेसिस पे, पार्शियल प्रेशर पे, बोला था ना। और पार्शियल प्रेशर को स्मॉल p से डिनोट करोगे। जो भी डिफ्यूजन होगा, गैसेस इधर से इधर आए, इधर से इधर आए, जैसे भी वो आएंगे, जैसे भी वो आएंगे, वो कैसे आएंगे, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से आएंगे, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। यही तो हमने सीखा था कि पूरी गैस आती जरूर है लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने क्या रखा है, पार्शियल प्रेशर को मेंटेन रखा है, कि हमने ऑक्सीजन को कम रखा तो इजीली एयर से जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ऑक्सीजन मस्त अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमने कम कर दिया। उसी तरह जब CO2 को बाहर करना है तो हमने CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया ताकि एटमॉस्फेयर पे चला जाए। ये भी हमने पढ़ा था, राइट। यस, सी इट इज ऑन नाउ, है ना चिरंजीव, रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैड डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। उसके बाद हमने ये सीखा था, राइट, ये सब तो प्रेशर के बारे में सीखा, हीमोग्लोबिन के बारे में सीखा, वो कहाँ गया, ये वाला, हाँ। फिर ये सीखा था हमने कि नोज एंड माउथ दोनों ओपन होता है फेरिंग्स में, राइट। एक चला जाएगा आपका विंड पाइप में, एक चला जाएगा फूड पाइप। तो विंड पाइप जो ट्रैकिया है वो ब्रॉड ओपनिंग होती है लैरिंग्स, लैरिंग्स का जो खुला हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। वो ग्लॉटिस की जो कवरिंग है, कार्टिलेजिनस जो कवरिंग है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, राइट। तो लैरिंग्स तो पूरा कार्टिलेज कंप्लीट, उससे नीचे जब जाते हो तो वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस होते हैं। किससे बने होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, पढ़ा है ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक टाइप ऑफ कार्टिलेज है हाइलाइन कार्टिलेज। हाया, हाया का मतलब होता है ग्लास के जैसा, हाइलाइन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होगा वो, हाइलाइन। ओके, आप इसको देख सकते हो एक्चुअली, अगर किसी की ट्रैकिया खुली पड़ी होगी ना तो आपको कुछ व्हाइट व्हाइट जैसा दिखेगा वो, इसीलिए इसका नाम हाया है, हायालाइन कार्टिलेज। जो सी के शेप का होगा इनकम्प्लीट होगा, है ना, क्योंकि पीछे आपका इसोफेगस है, राइट। तो ये हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था कि नोज से, नॉस्ट्रिल से होकर, ये सब तो पता होगा ना, 2 नोज है, 2 नॉस्ट्रिल्स, राइट। फिर नोज के अंदर आपको क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कुछ नेजल हेयर्स होते हैं जो आपको डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। फिर इसमें एक एपिथेलियम होता है ना, हेयर एंड म्यूकस, म्यूकस सेल सिक्रीट होते हैं, राइट निधि।
इसमें ना जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे, एक एपिथेलियम टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, यही हमें हेल्प करता है। आप जब अच्छी खुशबू आती है तो हम ऐसे करते हैं ना, मतलब कहाँ, मतलब डीप इनसाइड यू फील इट। तो अंदर के साइड हमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है जो हेल्प करता है स्मेल में। स्मेल को क्या बोलोगे? ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन, है ना, ऑल्फैक्शन। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने ऐड किया, हाईलाइन कार्टिलेज और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वाला पार्ट, हेयर एंड म्यूकस वगैरह होता है ताकि आप डस्ट को ट्रैप कर सको। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग नाउ, ओके। अभी तक हमने रिवाइज कर लिया जो जो पढ़ा था। सो वी आर लर्निंग अबाउट ब्रीदिंग। तो होता क्या है ब्रीदिंग, देखो तो, व्हाट इज ब्रीदिंग? व्हाट इज ब्रीदिंग? एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फियर, क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, फ्रॉम एटमोस्फियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। आई नो यू नो इट, बट कभी कभी डेफिनेशन हम नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखोगे? ब्रीदिंग इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फियर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। अभी बताया था ना मैंने, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो उसको इन्वायरमेंट में भेजना एंड ऑक्सीजन को सेल को देना। तो एटमोस्फियर से एक्सचेंज हो रहा है, वी आर एक्सचेंजिंग इट विद द एटमोस्फियर, उसी को ब्रीदिंग बोलते हो। अब कोई बोले रिस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग का एक और नाम होता है वेंटिलेशन। अगर कोई बोले वेंटिलेशन तो इसका मतलब ब्रीदिंग है। अभी के केस में देख रहे होगे, देख रहे हो कि नहीं, जैसे जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को लगा के, राइट। तो ब्रीदिंग को आप बोल सकते हो वेंटिलेशन भी। रिस्पिरेशन क्या है बताओ? रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखो, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आया, बॉडी में कहा? बॉडी की सेल्स में आया। उस बॉडी के सेल्स में हम ऑक्सीजन का क्या करेंगे? ऑक्सीजन से हम ऑक्सीडेशन करेंगे। फूड का ऑक्सीडेशन मतलब फूड को तोड़ेंगे। फूड का ऑक्सीडेशन मतलब फूड को तोड़ेंगे, है ना। जैसे ग्लूकोज, हमने डाइजेशन पढ़ा ना, तो ग्लूकोज अभी सेल में आ गया। ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड के थ्रू सेल में आ गया। अब उस सेल को आप तोड़ोगे, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ोगे। जब तोड़ोगे तो उससे एनर्जी आएगा। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, समझे। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको इन्वायरमेंट को वापस भेजना है, समझे। तो ये पूरा आपका रिस्पिरेशन है, पूरा रिस्पिरेशन है। इसी रिस्पिरेशन में आपका ब्रीदिंग भी एक छोटा सा हिस्सा है। इसी रिस्पिरेशन में ब्रीदिंग एक छोटा सा हिस्सा है, एक पार्ट, जिसमें आप हवा लेते हो, हवा छोड़ते हो, ठीक है। बीच में ये सारी चीजें भी रिस्पिरेशन का ही पार्ट है, ठीक है, समझे। तो रिस्पिरेशन का इक्वेशन पता है किसी को? एनीवन रिमेम्बर्स द इक्वेशन ऑफ रिस्पिरेशन? मेरे को याद है, ठीक है, ये मत सोचना मैंने लिख दिया है तो मुझे याद नहीं है ना। मेरे को याद है इसका इक्वेशन, ओके। मैंने बस इजी के लिए ऐसे लिख दिया है, C6H12O6 ग्लूकोज है, उसमें ऑक्सीजन यूज हो गया,
हम इसको तोड़ेंगे 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 और तोड़ तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। जब पूरा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाए। और एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, तभी तो खाए थे खाना हम, तभी तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेशन किया, और तभी तो उसको ट्रांसपोर्ट करके सेल भेजा, ताकि बेटा ऑक्सीजन आएगा, तुम यूज करोगे, एनर्जी को प्राप्त करोगे, है ना? समझ रहे हो? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करोगे बताओ? फेंकोगे, बॉडी से निकालोगे, तो ये निकलेगा, और क्या, यही रिस्पिरेशन है पूरा। लेकिन ये वाला जो रिस्पिरेशन है ना, कहाँ हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? क्या सेल के अंदर हो रहा है? सोच के बोलना। क्या ये वाला जो दिख रहा है प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है? यस और नो? कुछ तो बोलो, सेल के अंदर हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो इसको हम सेल्यूलर रिस्पिरेशन बोलते हैं, सेल्यूलर रिस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रिस्पिरेशन भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, जिसमें होगा क्या, सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये है आपका सेल्यूलर रिस्पिरेशन, जो सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, जो सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। हाँ रोहित, दैट कैन बी डन, दैट हैपेंस, ठीक है, हम सीखेंगे उसको एक्सक्रीशन में। हाँ नुमान, हमारी बॉडी में, नुमान का भी एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि मैम ग्लूकोज तो समझ आया, हम खाना सिर्फ ग्लूकोज तो नहीं खाते ना, हम खाना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, हम फैट्स भी खाते, हम प्रोटीन्स भी खाते। उसका क्या मैम, प्रोटीन से अमाइनो एसिड हमने इतना मेहनत किया अपने एलिमेंट्री कैनाल में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते, उनका क्या? तो हमारी बॉडी में कुछ भी हो, फैट हो, प्रोटीन्स हो, सबको पहले ये अवतार लेना पड़ेगा। कौन सा अवतार? ग्लूकोज। नॉट ग्लूकोज तो शुगर तो बनना ही पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने मॉलिक्यूल है ना, जितने फैटी एसिड हो गए आपके, या आपका प्रोटीन हो गया, सबको यहां आना पड़ेगा, समझ रहे हो? उसके बाद पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट होता है, फैट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्लूकोज में। तो हमारी बॉडी में वो सब चीजें होती हैं, है ना, कीटोजेनेसिस, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, सो कुछ भी हो, हमारी बॉडी, जब रिस्पिरेशन पढ़ेंगे ना तो हम सीखेंगे कि अगर फैटी एसिड है तो क्या होगा, है ना। मान लो कोई फैटी एसिड है तो क्या हो सकता है? ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, इतना इजीली नहीं होता, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3। ग्लाइकोलिसिस, फिर होता है आपका क्रेब्स साइकिल, एंड देन होता है आपका ईटीएस, समझे? तो ग्लूकोज तो मस्त अपना पूरा प्रोसेस कर लेगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, एंड तब जाके फाइनली आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। लेकिन अगर फैट्स रहा, अमाइनो एसिड रहा, तो हम देखेंगे कि इसका क्या होने वाला है, ठीक है। हम सीखेंगे कि कहीं ना कहीं ग्लाइकोलिसिस में जाके घुस जाएगा, कहीं ना कहीं जाके क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। किस मॉलिक्यूल के फॉर्म में करेगा? लाइक फैटी एसिड होता है ना, एसिटाइल कोए के फॉर्म में करेगा। तो कैसे कैसे करेगा वो सब हम सीखेंगे रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में। लेकिन मोर और लेस, मोटा मोटी अगर आपको अभी के लिए जानना है तो आप ये जानो कि सबको ये अवतार लेना पड़ेगा, ग्लूकोज वाला, शुगर वाला, सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सेल्यूलर रिस्पिरेशन हो गया। अब आ जाओ, हम तो अपनी बात कर लेते हैं, उनका क्या, जिनके
इर्द गिर्द ऑक्सीजन की कमी है, वो तो इवॉल्व हो जाते हैं ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो कैसे एनर्जी को लेते हैं? विदाउट ऑक्सीजन। समझ रहे हो? जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया ही ले लो, मिथेनोजन, एग्जाम्पल के लिए एक बैक्टीरिया ले लो, मिथेनोजन, है ना। ये बैक्टीरिया कैसा? एनएरोबिक। कैसा? एनएरोबिक। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये विदाउट ऑक्सीजन भी अपने फूड को तोड़ सकता है। ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता, कम ही मिलता है, बट सरवाइव कर लेगा। ठीक है। हम कैसे? हाउ आर वी सर्वाइविंग? हमारा रिस्पिरेशन कैसा? एरोबिक रिस्पिरेशन। कुछ एक्सेप्शंस है, मान लो कभी कभी हमारे बॉडी में भी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारा बॉडी भी एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है कभी कभी। जैसे मसल्स वसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, जब जिम वगैरह जाते हो तो लैक्टिक एसिड वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो ऑल ऑफ अ सडन, है ना। तो हमारी बॉडी में भी होगा, लेकिन हम कंप्लीटली एनएरोबिक पे सरवाइव नहीं करते, हम कंप्लीटली एरोबिक पे सरवाइव करते। कभी कभी बाई चांस एनएरोबिक हुआ तो चलता, समझे? तो एरोबिक रिस्पिरेशन करते। अब बताओ इसके क्या स्टेप्स है? ये सब मैंने स्टेप्स लिखा है, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स। कोई कैन समवन मेक आउट व्हाट आई हैव ड्रॉन? हाँ रोहित, दैट्स राइट। बट उनको ऑक्सीजन चाहिए रोहित, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, एम्फीबियंस को ऑक्सीजन चाहिए थोड़ा। कोई बना सकता है? क्या क्या मैंने समझाया है इसमें? देखो ध्यान से देखो, ये मैंने ऐसा कुछ ब्लड बना दिया, ब्लड वेसल्स। क्या हो रहा है? ये बॉडी के अंदर है, ये हवा के साथ एक्सचेंज कर रहा है गैसेस को, ये हवा के साथ गैसेस को एक्सचेंज कर रहा। अगर हम है तो एयर है, अगर फिश है, मछली है, तो मछली तो भाई सब कुछ पानी से ही लेगा ना। ऐसा तो नहीं है मछली हवा में उड़ता है पहले, डॉल्फिन वॉल्फिन के जैसा, वैसे तो नहीं करते। मस्त पानी में ही रहते, पानी से ही गैसेस एक्सचेंज करते, राइट। तो पहला स्टेप क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैस कर लो। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा क्या है? एक गाड़ी बनी हुई है, बहुत गंदा डायग्राम है बट समझ लो। एक गाड़ी बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट करो उसको। किसके थ्रू करोगे? ब्लड के थ्रू। कहाँ पहुंचाओगे? सेल्स को। और सेल्स को क्या मिल जाएगा? O2। दीज आर द स्टेप्स। अब इसको तोड़ तोड़ के लिख लो। एक्चुअली मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला जो बनाया था ना, कहाँ गया? अभी मैंने एक्सप्लेन करने के टाइम आपको समझाया था, ये वाला देखो, यही है। एयर से हमने ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा एयर को, ये पहला स्टेप। यही आपका ब्रीदिंग है, यही आपका ब्रीदिंग है। उसके बाद क्या होता है? O2 आप भेजते हो ब्लड वेसल्स को। क्या किया आपने? ट्रांसपोर्टेशन किया। ये O2 आपने किसको दिया? एक्सचेंज कर रहे हो गैसेस को, किसके साथ? टिश्यूज या सेल्स के साथ। अब टिश्यूज और सेल्स फिर से किसके साथ एक्सचेंज करेगा? ब्लड के साथ। फिर से ब्लड किसके साथ एक्सचेंज करेगा? एल्वियोलाई के साथ। फिर एल्वियोलाई बाहर गैसेस को भेज देगा। एक बार फिर से मैं बना देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, है ना। बट मेरे को स्लाइड तो मिल जाए, कहाँ बता रही थी मैं? हाँ ये था ना, यही था ना। हाँ चलो इसका एक डायग्राम खुद से भी बनाने की कोशिश करो। ये एनसीईआरटी है, ठीक है। ये मैंने एनसीईआरटी के पॉइंट्स को ऐसे डायग्राम बनाए हैं। हाँ रोहित, सिंबॉलिक डायग्राम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
हम जितने डायग्राम्स बना के सीखते हैं ना, उतना इजी होता है समझना, है ना। बुक में ऐसे डायग्राम्स नहीं होते, राइट। दिस इज हाउ आई टीच एंड दिस इज हाउ आई आस्क माई स्टूडेंट्स ऑल्सो टू लर्न थिंग्स। मेरे को ऐसे, मेरा मेमोरी पावर खुद बहुत कम है। आई एम लाइक हैविंग वेरी वीक मेमोरी पावर, बट उसके बाद भी आई फील कि आई एम टीचिंग बायोलॉजी, है ना। तो आपको तरीके ढूंढने पड़ते हैं याद करने के। तो स्टेप्स पे आ जाओ। ऑफ रिस्पिरेशन, पहला स्टेप क्या है, जल्दी बताओ। स्टेप 1, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, ब्रीदिंग, है ना। दूसरा स्टेप बताओ, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन, exchange of gases between blood vessel, actually blood, not blood vessel, we should not say blood vessel, between alveoli and blood exchange. And I hope by now it is clear कि ये किसके बेसिस पे होगा, किसके डिफरेंस पे होगा, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे होगा, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उसके अकॉर्डिंग होगा। तीसरी नंबर पे आ जाओ, क्या होगा, ब्लड मस्त का क्या कर रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अक्रॉस द ब्लड वेसल्स। चौथे नंबर पे आ जाओ, फाइनली ब्लड डेस्टिनेशन पहुंचा, फाइनली ब्लड डेस्टिनेशन पहुंच गया सेल के पास। अब क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मान लो ऑक्सीजन दिया, exchange of gases between blood and cell, exchange between blood and cell। एक्चुअली ये कैसा ब्लड है, एक बात बताओगे, ये कैसा ब्लड है जो ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। जिसके पास ऑक्सीजन वो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल सही। एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। इसी में एनसीईआरटी ने रैपअप कर दिया कि हाँ चलो यहां से CO2 भी आ गया एंड वापस पहुंच गया, यहां से CO2 आपका रिलीज हो जाएगा, राइट। जैसे ही CO2 रिलीज हो जाएगा, ब्लड कैसा बन जाएगा बताओ, जैसे ही मैंने CO2 ऐड कर दिया ब्लड में, वो ब्लड कैसा बन गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, कोई बताएगा मुझे, किसी के दिमाग में कुछ है। सीधे एल्वियोलाई नहीं जाता, बीच में कुछ आता, क्या आता, दिल। बीच में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेट, भूल गए सब कुछ। बीच में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले हार्ट जाएगा, वो दिल पहुंचाएगा ब्लड किसको, किसको, लंग्स को, फिर लंग्स दिल को, हार्ट दिल को पहुंचाएगा ब्लड। एंड ये जो प्रोसेस दिख रहा है ना आपको, ये जो प्रोसेस दिखा, ये जो ब्लड आया, जो ब्लड आया, यहाँ पे बीच में आपका दिल है ना। ये ब्लड पहले दिल को पहुंचा, फिर दिल के थ्रू सब बॉडी के पास जाएगा। अगर करना है ड्रॉ तो ड्रॉ यहीं पे कर लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। आपका जो ऑक्सीजन आया इसमें, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले दिल को जाता एंड फिर दिल से बाहर निकलेगा, पूरे बॉडी को जाएगा, है ना। उसी तरह बिल्कुल सेम वे में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले दिल को जाएगा एंड दिल से फिर लंग्स एल्वियोलाई के पास जाएगा एंड फिर CO2 को बाहर रिलीज करेगा। समझ रहे हो, हाँ। ऐसा आपका डबल सर्कुलेशन हार्ट में हम पढ़ेंगे कि हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर होता है, हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर होता है, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी ये हमारा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है।
पूरा कंप्लीट रिस्पिरेशन ऐसा होगा, समझे? जैसे ही सेल पे आएगा तो यहाँ पे अंदर में सेल्यूलर रिस्पिरेशन होगा, अंदर में क्या होगा? सेल्यूलर रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन को यूज कर लेगा और यहां से CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को ले लिया और उस ब्लड में CO2 को डाल दिया। जैसे ही CO2 को डालेंगे वो ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। गॉट इट? ध्यान से अगर सुना होगा तो समझ आ गया होगा, राइट? किसको किसको समझ आया है जल्दी से क्लिक करो, यस नो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? सब लोग समझ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब याद करते हैं, कुछ और समझने की करते हैं कोशिश। अगर हमें कोई मेम्ब्रेन दी जाए, है ना, जैसे कि एल्वियोलाई एक मेम्ब्रेन है ना, स्क्वामस एपिथेलियम का, उस मेम्ब्रेन से आपको गैसेस को पास करना, अंदर बाहर अंदर बाहर, तो उस मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? उस मेम्ब्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? कि वो परमिएबल हो, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तभी तो ऑक्सीजन अंदर लाएंगे और CO2 बाहर भेजेंगे, है कि नहीं? ऑक्सीजन को अंदर लाएंगे, CO2, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लाया एंड CO2 को बाहर फेंका। बताओ, अगर आपको एक्सचेंज कराना है गैसेस को, मेम्ब्रेन को मैं इतना मोटा रखूं या एकदम पतलू सा रखूं? थिन रखूं कि थिक रखूं? बोलो, कॉमन सेंस है, कुछ नहीं रखना है, थिन रखना पड़ेगा, है ना? मेम्ब्रेन आपका थिन है, मेम्ब्रेन इज थिन। अब बताओ, आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अंदर लेना है। भाई ऑक्सीजन को अंदर लेने का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? ब्लड में डालना ना। इसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर O2 को डालना एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई की हेल्प से O2 को ब्लड में भेजना, है कि नहीं? उसी तरह अगर CO2 को बाहर करना, कहां से करोगे? ब्लड ही तो है जो लेके आ रहा है। तो बताओ, इस एरिया में जहां एक्सचेंज होगा, इस एरिया में जहां एक्सचेंज होगा, वहां हमें ब्लड वेसल ज्यादा होनी चाहिए या कम होने चाहिए? सोचो, ज्यादा कम? एक आंसर मिला है मुझे नुमान का। बाकी अगर ज्यादा तो यस पे क्लिक करो, अगर कम तो नो पे क्लिक करो। जानवी ने सही दिया, सृष्टि ने भी सही दिया है। सब यस पे क्लिक कर रहे। ज्यादा होगा तभी तो जल्दी जल्दी जाए और आएगा, है ना? तो इट इज हाईली वैस्कुलर। वैस्कुलर का मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल, है ना? बहुत सारे ब्लड वेसल्स है उसमें। ठीक है, अब बताओ। रोहित इज आस्किंग कि मैम ऐसे क्या है? सोचो, इसकी एरिया हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेनी है और ज्यादा CO2 देनी है, तो इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? सरफेस एरिया क्या होना चाहिए बताओ? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज करोगे, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब बताओ, इसको मैं बिल्कुल ड्राई रखूं या मॉइस्ट रखूं ताकि जल्दी जल्दी सब कुछ इजीली जा सके? कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट का काम बस ये है, मॉइस्ट का काम बस ये है कि देखो, सब कुछ ब्लड की हेल्प से हो रहा है ना, सब कुछ ब्लड की हेल्प से हो रहा है। तो जब पानी, ब्लड आपका फ्लूइड है, तो फ्लूइड के जगह से आपको चीजों को भेजना, राइट? तो अगर मैं इसको सॉलिड रखती, पहली बात ये मेम्ब्रेन है, सॉलिड होगा नहीं, है ना? इसको फ्लूइडिटी चाहिए, तो जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी उतना ज्यादा बोल सकते हैं वो मॉइस्ट है। जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी उतनी इजीली आप डिफ्यूज कर सकते हो।
राइट। तो एक प्रॉपर्टी है ये कि मेम्ब्रेन को मॉइस्ट होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके एल्वियोलाई के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। समझे कि ना ही समझत? जल्दी बोलने का, समझ आया? यस यस यस, समझ आ गया होगा, सुना होगा तो पक्का समझ आया होगा। 100% आया, चलो बढ़िया है। अब आ जाओ लंग्स पे। बताओ, हमारा ट्रैकिया, कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ट्रैकिया कौन से थोरैसिक वर्टिब्रे के पैरेलल जाके डिवाइड करता? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, है ना? बिल्कुल, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, है ना? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, लंग्स, लंग्स नहीं बोलोगे क्या कि ट्रैकिया डिवाइड हुआ? वो जो ट्रैकिया डिवाइड हुआ, ये पता है ना, एनाटॉमिकल पोजीशन पता है ना? बताया है मैंने ही शायद, हाँ जब डायरेक्शन पढ़ा रही थी तो बताया होगा। हमेशा यू हैव टू इमेजिन, आपके सामने कौन खड़ा है? एक पेशेंट। तो आपके सामने जो पेशेंट खड़ा है उसका राइट एंड लेफ्ट आपको बताएगा कौन राइट और लेफ्ट है। तो पेशेंट अगर सामने खड़ा है तो ये वाला आपका क्या होगा? राइट होगा, और ये वाला पेशेंट का लेफ्ट होगा, क्योंकि वो आपके सामने खड़ा है। आपके सामने कोई खड़ा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, उसका राइट इधर होगा, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब देखो, लेफ्ट में कितने लोब होते हैं? लेफ्ट में कितने लोब होते हैं? 2। राइट में कितने लोब होते हैं? 3। लेफ्ट में कितने होते हैं? 2, और राइट में कितने होते हैं? 3। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन देती हूँ। देखो, राइट में क्या होता है ना, जब ट्रैकिया डिवाइड होता है, जहां से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ उसको बोलोगे ब्रोंकस। ब्रोंकस। जब पहली डिवीजन आ गई, जब पहली डिवीजन आ गई, बोलोगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। अब देखो, राइट में आपको 3-3 डिविजन्स मिलेंगे, दिख रहे हैं कुछ? राइट में आपको 3-3 डिविजन्स मिलते हैं। मैं आपकी लंग्स की बात कर रही हूँ। आपके राइट लंग में 3 डिविजन्स होंगे और लेफ्ट लंग में 2 डिविजन्स होंगे। कितने? 2। तो जितनी बार डिवाइड करेगा आप उसका नाम देते जाओगे, प्राइमरी, है ना, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, क्वार्टरनरी, ऐसे ऐसे करके नाम देते हैं हम। बहुत बार डिवाइड होगा, 20 से 25 बार ये डिवाइड होता रहता है हमारे लंग्स में। फिर आपको क्या मिलेगा? वो एरिया नैरो होगा, और नैरो होगा, हम उसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल। फिर वो और भी चीजें मर्ज होंगी, और भी चीजें मर्ज होंगी, हम उसको बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। अब इसके बाद की कहानी बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। अभी थोड़ा और कुछ और बताती हूँ। अगर कोई आपसे पूछे, डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम पे मत जाना, कोई आपसे पूछे, होमवर्क के जैसा फाइंड आउट करो कि कौन सा लंग बड़ा है, कौन सा, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है क्या? यहाँ पे होमवर्क दे देती हूँ। अरे यार, हाँ, विच लंग इज बिगर? समझे? दूसरा क्वेश्चन, विच लंग इज नैरोवर?
कौन सा नैरो है, कौन सा नैरो है एंड कौन सा बड़ा है? हाँ, नैरोवर में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नैरो आपका लेफ्ट वाला है। ये नैरो इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे इसको हार्ट को एकोमोडेट करना है। नैरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इसको हार्ट को एकोमोडेट करना है ना। एक नॉच बना हुआ है यहाँ पे, एक बंदा बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। हाँ, लेफ्ट नैरो है, कार्डियक नॉच जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है, ये जो दोनों के बीच की जगह है, दोनों लंग के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं मेडियस्टाइनम। क्या बोलते हैं? मेडियस्टाइनम। दोनों बीच की जो जगह है मेडियस्टाइनम। तो हार्ट की लोकेशन कहाँ है? मेडियस्टाइनम में है। मेडियस्टाइनम में लेफ्ट लंग के नॉच के पास, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछे लंग्स होता क्या है, लंग्स है क्या? कुछ नहीं है लंग्स। जैसे बलून होता है ना, जैसे बलून होता है ना, वैसे ही हमारा लंग्स है। जैसे बलून होता है वैसे ही लंग्स है। तो बलून है एक, तो एक बलून कैसे बनाओगे? उसके अंदर हवा भर के। वैसा ही एक बलून जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो। उस बलून का जो जहां से एयर ब्लो करते हो ना, जहां से एयर ब्लो करते हो, इमेजिन करो उस जगह से आपका ये ब्रोंकाई एंटर कर गया। उस जगह से आपका ये ब्रोंकाई एंटर कर गया। ठीक है, फिर क्या? पूरा है अपना बलून के जैसा स्ट्रक्चर। उस कैविटी के अंदर आपका ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है। ये तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक, आई हैव नॉट टोल्ड यू येट। इसकी कहानी बाद में बताऊंगी। ठीक है, ऑल राइट। क्या सृष्टि? एक्सपेक्टिंग जो वो लोग जिनका हार्ट राइट साइड में टिल्ट, हाँ, वो डेक्स्ट्रोकार्डिया है। दैट इज अ कंडीशन सृष्टि, जिनका हार्ट राइट साइड में टिल्ट हो जाए उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। दैट इज माय फेवरेट टॉपिक। हम पढ़ेंगे उसको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, है ना? समझे? राइट, सो दैट इज दैट। आपका लंग्स का मतलब यही हुआ कि आपकी जो थोरैसिक कैविटी है, अब मैंने थोरैसिक कैविटी का नाम ले लिया तो आपको जानना चाहिए थोरैसिक कैविटी क्या होती है। पीछे का वर्टिब्रल कॉलम मैंने सिखाया कितने वर्टिब्री होते हैं थोरैसिक रीजन में। हाउ मेनी थोरैसिक वर्टिब्री डू वी हैव? 12, 12। तो उस 12 वर्टिब्री को लाइन में ले लो, खोपचे में लो। ठीक है, अरे यार बहुत कुछ यहाँ पे बता देती हूँ। उस 12 वर्टिब्री को खोपचे में ले लिया, वो पूरा एरिया पीछे का पूरा एरिया 12 तक हॉरिजॉन्टल आओ, हॉरिजॉन्टल आओ, बॉडी के हॉरिजॉन्टल अंदर, बॉडी के अंदर जाओ हॉरिजॉन्टल। वो पूरा एरिया आपका होगा थोरैसिक कैविटी। 12 थोरैसिक वर्टिब्री पीछे से लेके सामने तक, है ना? उसमें आपका डायफ्रागम आ जाएगा, रिब्स आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा, दिल आ जाएगा। ये सब आपका थोरैसिक कैविटी में आएगा। ठीक है, होगा प्रॉब्लम खुशी, बिल्कुल होगा, वो हम सीखेंगे, वी विल लर्न अबाउट दैट। थाइमस भी आएगा, बिल्कुल सृष्टि, थाइमस भी आएगा। तो आई होप आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप सबको पता है थोरैसिक कैविटी क्या है ना? जहां से 12 थोरैसिक वर्टिब्री 1 से लेके 12 तक पूरा रीजन, पूरा गोल रीजन आपका थोरैसिक कैविटी होता है। उसी के अंदर लंग्स होगा, रिब्स होगा, डायफ्राम होंगे, हार्ट होगा, थाइमस होगा, जितना स्ट्रक्चर है उसके अंदर होगा। ठीक है,
समझे? समझे? अब देखो, ये जो बलून की बात कर रहे थे हम, कितने मेम्ब्रेन है बलून में? बलून में कितने मेम्ब्रेन है? दो। बलून में कितने मेम्ब्रेन है? दो। उसको हमने नाम दिया है प्लूरल। बाहर का, अंदर का। बाहर का प्लूरल मेम्ब्रेन, अंदर का प्लूरल मेम्ब्रेन। बीच में फ्लूइड है, बोलोगे प्लूरल फ्लूइड। समझे? तो बाहर का जो लंग्स का सरफेस, ये थोरैसिक कैविटी से अटैच होगा, है ना? इधर थोरैसिक कैविटी है, राइट? तो थोरैसिक रीजन से बाहर वाला स्ट्रक्चर अटैच होगा, अंदर वाला तो आपका ब्रोंकाई वगैरह से होगा। समझा? नहीं समझा? समझा ही होगा। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, बीच में जो फ्लूइड है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है? हाँ, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। रिमेम्बर, अभी हम पढ़े थे ये वाला पार्ट, ये यहां तक हम सीखे थे ना। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, सो ऑन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन, है ना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जाते जाते ब्रोंकियोल बनने लगेगा। इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर क्या? टर्मिनल ब्रोंकियोल, उसके बाद आपका आएगा रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। यहां से आपका गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रिस्पिरेटरी डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, है ना? फिर आपका एट्रिया, देन एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई। मतलब डायरेक्ट एल्वियोलाई लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बताऊं अविराल एक बार और? आप चिंता ना करो, मैं इतनी बार उसको रिवाइज कराऊंगी ना कि कहीं ना कहीं जो छूटा होगा फिर से हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हमने सीखा था आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच में फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है? अब हम सीख रहे हैं ये वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहां तक तो सीखा था। इसके बाद की कहानी बता रही हूं कि क्या होता है। देखो, हमारा जो रिस्पिरेशन हो रहा है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कंडक्टिंग पार्ट है एंड दूसरा रिस्पिरेटरी पार्ट है। वन इज कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड इज रिस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या? वो बस कंडक्ट कर रहा है, वो वहां तक एक मीडियम के जैसा काम कर रहा है, बस पहुंचाने का काम। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होगा? एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होगा? रिस्पिरेटरी पार्ट में। आपका रिस्पिरेटरी पार्ट क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां होगा। तो ये क्या है आपका? रिस्पिरेटरी डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई, ये आपके रिस्पिरेटरी पार्ट है जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। टर्मिनल ब्रांकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता, वो बस कंडक्ट करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करेंगे कि हाँ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं जाए कि एल्वियोलाई को प्रॉब्लम हो। समझ रहे हो? तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तो कुछ नहीं होता है, सब आराम से होता है। लेकिन उसके बाद
रिस्पिरेटरी पार्ट में एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन कौन से पार्ट होंगे? रिस्पिरेटरी डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई। समझे? तो कभी कभी क्या होता है ना, एमसीक्यू देते हैं वो, एमसीक्यू में क्या दे देंगे? सिर्फ एल्वियोलाई दे देंगे। हमें सबको पता है ना कि एल्वियोलाई इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड सिर्फ वो एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे, बट यही आप धोखा खा जाओगे। ठीक है, रिस्पिरेटरी डक्ट, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। समझे? यहां से आपका जो स्टार्ट हुआ है रिस्पिरेटरी डक्ट से लेके एल्वियोलाई तक, इन सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, है ना? जो फाइनली पहले नैरो होते गए एंड फाइनली वो बड़े से बलून जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। कहां गया? बड़े से बलून जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसको एल्वियोलाई बोलेंगे। सुंदर सा नहीं बना है बट ठीक है, ऐसा कुछ है ना, एल्वियोलाई। इसी के इधर उधर आपके डक्ट होंगे, रेस्पिरेटरी डक्ट होंगे, एल्वियोलर डक्ट होंगे, जो छोटे छोटे पतले पतले होंगे। तो कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? प्रेशर को मेंटेन करना, उसको मॉइस्ट रखना, अच्छे से मीडियम में रखना, उससे कचरा को हटाना, डस्ट को हटाना, म्यूकस वगैरह सिक्रीट करेंगे वो, ताकि कचरा बाहर जाए। फिर अच्छे से गैसेस को भेजेंगे एल्वियोलाई पे, जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा रिस्पिरेटरी पार्ट में। कौन बताएगा हमारे बॉडी में कितने एल्वियोलाई है? मैं कुछ हिंट दे देती हूँ, मिलियंस में है। बताओ कितने हैं? लंग्स में कितने हैं? मिलियंस? वाह, हाँ सृष्टि, लाखों है। एक डेटा था ना, अभी 300 से 500 कुछ आ गया डेटा। एनसीईआरटी का एक बार देखना, आई थिंक डेटा दिया ही नहीं एनसीईआरटी में। 300 मिलियंस, कहीं कहीं 500 भी दिखता है। 300 मिलियंस आपको एल्वियोलाई मिलते हैं। समझा? ठीक है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया था कि नैरो कौन सा है? लेफ्ट वाला। क्यों है? क्योंकि उसको हार्ट को एकोमोडेट करना है। क्यों है? क्योंकि इट हैज टू एकोमोडेट हार्ट, राइट? अब एक चीज को ध्यान से देखना, मैंने एक होमवर्क दिया है कि राइट लंग बड़ा है कि नहीं। क्या डायफ्रागम की पोजीशन दिख रही है? ये डायफ्रागम है आपका, दिस इज द डायफ्रागम, ओके? ये आपका हो गया डायफ्रागम। अरे पतला कर देती हूँ। ठीक है, तो डायफ्रागम का पोजीशन कुछ दिख रहा है आपको? हाँ सृष्टि, सही बात है। किस साइड ऊपर है वो? किस साइड ऊपर है? पेशेंट को इमेजिन करो अपने सामने, किस साइड ऊपर है? राइट के साइड, राइट साइड ऊपर है और लेफ्ट साइड नीचे है थोड़ा सा, है ना? तो राइट साइड ऊपर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्गन है लिवर। यहाँ पे क्या ऑर्गन है? लिवर। तो लिवर को भी रखना है ना, तो लिवर है आपका, इस वजह से थोड़ा सा डायफ्रागम ऊपर है। तो मैंने जो होमवर्क दिया है ना, उसको ध्यान से करना कि कौन सा लंग बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। नैरो का तो आंसर मिल गया कि ये नैरो है, बड़ा का आंसर ढूंढ कर लाना। मेरे को ऑथेंटिक डेटा चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि कहीं से भी डेटा लेकर आ गए। ओके, ट्राई टू फाइंड इट आउट। You have to learn this concept of pressure and volume. किसी को पता है what is the relation between pressure and volume? डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स है? अगर मैं प्रेशर को बहुत बड़ा कर दूं, बहुत ज्यादा करूं, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं
बहुत लंबा चौड़ा वॉल्यूम कर दूं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। हम क्या करेंगे, हमें जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, मतलब एक्सपिरेशन करना, तो हम क्या करेंगे, अंदर के प्रेशर को, रिमेम्बर CO2 के प्रेशर को बढ़ाना है, तभी तो हम उसको बाहर फेंक पाएंगे। तो प्रेशर को कैसे बढ़ाओगे, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को कैसे बढ़ाओगे, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं वॉल्यूम को कम कर दूं, मान लो पहले कुछ ऐसा वॉल्यूम था, मैं उसको, पहले इतना वॉल्यूम था, ठीक है, इतना वॉल्यूम, मैंने इसको यहां से यहां कर दिया, ठीक है, इसको इधर से इधर खींच लिया, इधर खींच लिया, तो एरिया छोटा हो गया ना हर जगह से। जैसे ही वॉल्यूम छोटा होगा प्रेशर बढ़ेगा। थोरैसिक कैविटी में आपका वॉल्यूम कम हो गया, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा एयर बाहर चला जाएगा। समझे? तो इस कॉन्सेप्ट को सीखो। कि चेंज इन वॉल्यूम इन थोरैसिक कैविटी, वॉल्यूम या प्रेशर जो भी, दोनों चीज, चेंज इन वॉल्यूम इन थोरैसिक कैविटी डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, पल्मोनरी कैविटी से, क्योंकि वो भी आपका पल्मोनरी, जो आपका लंग्स है वो कहाँ है, थोरैसिक रीजन में है ना, पल्मोनरी रीजन। तो अगर मैंने थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया तो पल्मोनरी एरिया का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैंने थोरैसिक का वॉल्यूम कम किया तो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी का भी कम हो जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, थोरैसिक में जो होगा सब कुछ डायरेक्टली रिलेटेड होगा पल्मोनरी एरिया से। तो हम थोरैसिक रीजन को प्रेशर बढ़ाएंगे तो पल्मोनरी का प्रेशर भी बढ़ेगा और बाहर हवा चला जाएगा। समझ रहे हो? यस, यस अविराल, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इन थोरैसिक कैविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन वॉल्यूम इन पल्मोनरी रीजन। उसी तरह चेंज इन प्रेशर इन थोरैसिक कैविटी will be directly related to change in pressure in the pulmonary area। अब बात ये आई, हम करेंगे कैसे इसको, how are we going to do it? इतना तो समझ आया, जब हवा को बाहर करना है तो प्रेशर को बढ़ाना है, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है, सॉरी, प्रेशर को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को कम करना है। हवा को अंदर लेना है तो वॉल्यूम को बढ़ाना है और प्रेशर को कम करना है, तभी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ये समझ आ गया? हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? तो एक एक करके समझेंगे। कुछ कुछ मसल्स होते हैं इनके पास। अब हम इनके सामग्री, इंग्रेडिएंट्स सीखेंगे। दे हैव मसल्स बिटवीन द रिब्स। ये जो रिब्स है ना, इनमें मसल्स होते हैं। समझ आ रहा है कुछ? एक अंदर की तरफ से है, आपके रिब्स ऐसे होंगे ना, देखो एक सेकेंड, हाँ, आपके रिब्स ऐसे होंगे, दो रिब्स, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर होंगे ना रिब्स। तो मैं इंसान हूं ना, तो मैं बोलूं बाहर की तरफ मसल्स, तो बाहर जो फेस होगा वो बाहर की तरफ मसल्स होगा। मैं बोलूं इसके अंदर की तरफ मसल्स, इस साइड, ये अंदर हो गया। अभी क्या है मसल्स, ये वाला चीज देखो, मेरे फिंगर्स को देखो, ये अंदर वाले मसल्स। मैं इसको इधर कर दूं तो क्या है, ये बाहर से दिखने वाले मसल्स, बाहर से दिखने वाले मसल्स। अंदर करूं क्या है, अंदर करूं कैसे मसल्स है, रिब्स के अंदर वाले मसल्स। ये कैसे मसल्स,
रिब्स के बाहर वाले, ये कैसे, रिब्स के अंदर वाले। तो रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के अंदर वाले मसल्स को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह के होते हैं, अभी मैंने बताया, एक होंगे बाहर की साइड से, एक होंगे अंदर की साइड से, बाहर अंदर। ठीक है, तो आपको दो तरह के मिलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक तो इसका काम है, दूसरा काम है आपका डायफ्रागम के मसल्स का, जिसका नाम है आपका फेनरिक मसल्स। फेनरिक, स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है फ्रेनिक हो, फ्रेनिक होगा आई थिंक, फ्रेनिक, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फ्रेनिक मसल्स, ओके। तो ये फ्रेनिक मसल्स हो गए, हाँ सृष्टि, फ्रेनिक मसल्स हो गए। अब आपका एक और ऐड होगा, एब्डोमिनल मसल्स। बस और क्या, कहानी खत्म हो जाएगी इतने में, पूरे मैकेनिज्म में, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, यही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, प्रेशर कम ज्यादा करेंगे, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा। तो उसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है पूछो। आपका होमवर्क आपको याद होना चाहिए, मैकेनिज्म एक बार पढ़ के आना, ठीक है, एक बार मैकेनिज्म पढ़ के आना, देखना क्या समझता है क्या नहीं। हाँ विराल, पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसको, इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने इसके यूजेस अभी बताए नहीं है विराल, तो जब बताऊंगी तो समझ आ जाएगा। मैंने बस इसका नाम बताया कि ये यूज होगा आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, कैसे होगा वो तो हम सीखेंगे, आई हैव नॉट टॉट येट, है ना। कोई डाउट है पूछो। एनी डाउट इज देयर, यस नो, कुछ पे क्लिक कर दो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, टन 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 टन, सब लोग सब लोग सब लोग जो यस पे क्लिक किया, कौन किया मेरे को देखने दो, क्या डाउट है उसका डाउट क्लियर करते हैं फटाफट। सृष्टि क्या डाउट है आपका बताओ, यू हैव क्लिक्ड ऑन यस, पूछो सृष्टि, अनम्यूट करूं, शैल आई अनम्यूट यू, कुछ तो बोलो। तनिष्का कहाँ हो, तनिष्का वेयर आर यू, एंड खुशी पटेल, पटेल जी कहाँ हैं आप, अविराल, अविराल ने भी कुछ नहीं क्लिक करा, मैसेज तो किया आपने बट क्लिक नहीं किया कुछ। नुमान क्या डाउट है जल्दी बताओ, अनम्यूट करूं, चैट पे लिख रहे हो सृष्टि, ठीक है, नुमान वांट्स टू गेट अनम्यूटेड, ठीक है बिल्कुल करती हूँ, मैंने फिर से कर दिया, वेट वेट। मैम ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है ये मतलब रिब के बीच में रहेगा, मतलब इसका इंटरनल और एक्सटर्नल से कोई वास्ता नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो इंटरकोस्टल मसल्स जो आपका है ना, हाँ वही जो बीच में है वो आपके बाहर से बीच में है और अंदर से बीच में है, अच्छा ठीक है। देखो इधर, हाँ अगर मैं इस साइड रखूं मसल्स को तो अभी भी बीच में है ना वो रिब्स के, हाँ वो रिब्स के बीच में है। अगर मैं इधर से रखूं तो अभी भी वो रिब्स के बीच में है। तो क्या वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है या इंटरनली प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अच्छा ठीक है। मैम डायफ्रागम में होल होता है इसोफेगस के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है हम सीखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम सृष्टि कि इसोफेगस को जाने के लिए क्या डायफ्रागम में होल होगा, सोच के देखो पहले, क्या डायफ्रागम आपका ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर है, सोच के देखना,
ऐसा है क्या, पूरे एरिया में डायफ्रागम है, या बस ऐसा है, पतला सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है? डायफ्रागम एक पतला सा ऐसा स्ट्रक्चर है, हेयर बैंड की तरह, पतला सा। ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी में वो फैला हुआ है ऐसे, वो बस ऐसा है। तो सोचो, सब लोग सोचो, और कल इसका आंसर देना, ठीक है? चलो फिर, और कोई डाउट है पूछ लो। एनी मोर डाउट्स आर देयर, लेट मी नो। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, है ना? कल की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है? थैंक यू।